चलिए जी, आज हम शुरू करते हैं अपना अगला आइटम, दैट इज प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। कि अगर बैलेंस शीट में हमें प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी को वेरीफाई करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। पहले ये सुनिए, प्रोविजन हम रिकॉग्नाइज कब करते हैं? जब पास्ट इवेंट की वजह से एंटिटी के ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, या एंटिटी को लगता है कि हमें कुछ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज करना पड़ेगा, ये भी रिलायबल एस्टिमेट हो सकता हो, तो इसके अकॉर्डिंग हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा। बट इनके अलावा कोई और सिचुएशन आती है तो हमें प्रोविजन बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? कंटीजेंट लायबिलिटी जब पॉसिबल ऑब्लिगेशन होती है, मतलब आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता होता, जैसे कि मैं अकाउंट्स की टर्म होती है कि अगर 50% से ज्यादा लग रहा है कि आएगा तो हम लिखेंगे प्रोविजन, और 50% से कम है तो हम लिखेंगे उसमें कंटीजेंट लायबिलिटी। अब सबसे पहले अगर मुझे वेरीफाई करना हो उसका एग्जिस्टेंस, की कंटीजेंट लायबिलिटी का एग्जिस्टेंस वेरीफाई करना है कि वो एग्जिस्ट करती हो, लिस्ट ऑब्टेन करेंगे। एग्रीमेंट हम देखेंगे, जैसे मान लो कि वारंटी ऑब्लिगेशन है तो वारंटी का एग्रीमेंट हमारा होता है, तो वो देख लेंगे हम कि उस वारंटी की कितनी कंटीजेंट लायबिलिटी हमारे ऊपर आ सकती है। फिर कोई प्रोविजन हमने बनाया है तो उस प्रोविजन की वर्किंग को हम चेक कर लेंगे। एक्सपर्ट रिपोर्ट हम ऑब्टेन कर लेंगे, मतलब अगर कंटीजेंट लायबिलिटी हमने किसी एक्सपर्ट से वैल्यू करवाई है, कितनी लायबिलिटी आ सकती है, तो उस लायबिलिटी की जो वैल्यूएशन रिपोर्ट है वो हम चेक कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट ने कोई एक्सपर्ट को हायर किया था वैल्यूएशन करने के लिए, मैनेजमेंट एक्सपर्ट जिसको हम बोलते हैं, अगर उसकी रिपोर्ट को मैं यूज कर रहा हूं तो उससे पहले मुझे उसकी कंपिटेंस ऑब्जेक्टिविटी को चेक करना पड़ेगा, उस एक्सपर्ट की जिसने वैल्यूएशन किया हुआ है उसके काम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और उसका काम मेरे लिए अप्रोप्रिएट है अप्रोप्रिएट नहीं है ये भी मुझे चेक करना पड़ेगा। इन तीनों को आंसर अफर्मेटिव आता है तभी वो वैलिड माना जाएगा, अथवा जो इनवैलिड माना जाएगा। अब बात ऐसी है, ऑब्जेक्टिविटी कैपेबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे? जनरली हम ये चेक करते हैं कि वो आउटसाइड पार्टी है इनसाइड पार्टी है, इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये ऑडिटर को कोई प्रायर एक्सपीरियंस है या नहीं है। अंडरस्टैंडिंग कैसे लेंगे? अजम्पशंस को देख के, डाटा जो उसने यूज किया वो देख के, उसके काम को इवेल्युएट करके, और अजम्पशंस या फिर अप्रोप्रिएट है या नहीं है उसका काम मेरे लिए, उसके लिए उसके अजम्पशंस की रीजनेबलनेस देखेंगे हम, और जो डाटा उसने यूज किया है वो कंप्लीट एक्यूरेट था या नहीं था। और मैनेजमेंट से हम डब्ल्यू ले लेंगे कि जितने भी अभी ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी सबकी कंटीजेंट लायबिलिटी का प्रोविजन उसने बना दी हो, मतलब लिख के दो कि जितनों के प्रोविजंस बनने चाहिए उतनों के प्रोविजंस आप लोगों ने बना दिए हैं। अब आता है डिस्क्लोजर, शेड्यूल 3 के हिसाब से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और कंटीजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर क्या क्या होता है? क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेजेस डेट, मतलब कंपनी के ऊपर कोई क्लेम आ गया जो अभी तक कंपनी ने कोई भी एक्नॉलेज नहीं किया हुआ। गारंटीज एंड थर्ड अदर मनी फॉर विच कंपनी कंटीजेंटली लाइबल है, फिर किसी और पैसे के लिए जिसके लिए कंपनी कंटीजेंटली लाइबल फ्यूचर में हो सकती है। अब कमिटमेंट क्या होती है? कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा चल रहा है कि मुझे करना ही करना है, तो उसके एस्टिमेटेड अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? कमिटमेंट। अनकॉल्ड लायबिलिटी, जो शेयर्स की होती है वो भी मैंने पे नहीं कर, कभी वो मंगवा सकते हैं और मुझे पे करना पड़ेगा। अदर कमिटमेंट, जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी कंटीजेंट लायबिलिटी है वो हमें इन हेड्स में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, ओपनिंग, एडिशन, डिलीशन एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। और अदर डिस्क्लोजर्स में मान लो कि अनसर्टेनिटी के अमाउंट की, या कि प्रोविजन मेरे को वापस मिलेगा कहीं से, जैसे मान लो मेरा को नुकसान हो गया तो मेरे को कहीं बाहर से वो वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, वो भी हमें यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद अदर डिस्क्लोजर्स आते हैं। बेनामी प्रॉपर्टी अगर कंपनी ने हेल्ड कर रखी है तो क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा? प्रॉपर्टी की डिटेल्स, अमाउंट, बेनिफिशियरी की डिटेल। अगर प्रॉपर्टी बुक्स में है तो बैलेंस शीट में डालना पड़ेगा, बुक्स में नहीं है तो ये भी डालना पड़ेगा। प्रोसीडिंग्स कितनी चल रही है और प्रोसीडिंग का नेचर क्या है और स्टेटस क्या है, मतलब कहां तक पहुंचे प्रोसीडिंग, कितने चांसेस है कि वो कंपनी के फेवर में आएगा, कितने चांसेस है कंपनी के अगेंस्ट में आएगा। स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ रिलेशनशिप कैसा है? नेम ऑफ स्ट्रक ऑफ कंपनी, स्ट्रक ऑफ कंपनी क्या होता है? जिसका नाम कंपनी ने रिमूव कर दिया होता है, उसके साथ अगर मैंने कोई ट्रांजेक्शन करी है तो मुझे वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कौन सी कंपनी है, ट्रांजेक्शन का नेचर कैसा है, इन्वेस्टमेंट है, रिसीवेबल्स है, ट्रेड पेबल्स है, या फिर शेयर्स है, या आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस है। बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है, या कंपनी के साथ रिलेशनशिप कैसा है, मतलब होल्डिंग है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है, ज्वाइंट वेंचर क्या है वो। रेशियोज ये डिस्क्लोज करने आ चुका है पहले क्वेश्चन। कितने तरह के रेशियोज है? जो 5 तरह की याद करनी है आपको, करंट डेट इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी, इन्वेंटरी टर्नओवर और नेट प्रॉफिट रेशियो, ये आप याद कर सकते हो। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोड फंड एंड शेयर प्रीमियम, याद रखना ये चीज ना। अगर कंपनी ने, सुना ध्यान से, अगर कंपनी ने पैसा किसी को दिया है फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर इन्वेस्टमेंट तो वो डिस्क्लोज हो जाना चाहिए। अदर देन डिस्क्लोज कोई ऐसा पैसा नहीं होना चाहिए जो कंपनी ने किसी और को दिया फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर इन्वेस्टमेंट। और कोई गारंटी दी हुई है तो ये सारी चीज हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जैसे फंड कितना है,
कितना हमने एडवांस करने के लिए दिया है, कितनी हमने गारंटी दी है, और फेमा एक्ट की रेगुलेशन पूरी करी या नहीं करेगा, वो फेमा पे एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। या फिर कंपनी को कोई ऐसा फंड रिसीव हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर इन्वेस्टमेंट, मतलब कहीं और से मिला है ताकि आगे हम इन्वेस्ट कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसीव्ड एनी फंड। तो मिला है तो हम ऐसा डिस्क्लोज यहाँ पर कर देंगे। फंड कैसा है, कहाँ मैंने वो फंड लगाए हैं, गारंटी कितनी मिली है मुझे, और फेमा की रिक्वायरमेंट कंप्लाई हुई हो। फिर अगर कंपनी के ऊपर सेक्शन 135 एप्लीकेबल है, CSR, तो ये डिस्क्लोजर उसको करने हैं। क्या डिस्क्लोजर करने हैं, पहला कितना अमाउंट रिक्वायर्ड था स्पेंड करना, कितना अमाउंट स्पेंड कर दिया, शॉर्टफॉल कितना है, पिछले सालों का इकट्ठा मिला के शॉर्टफॉल कितना बनता है, एंड लास्ट वन इज रीजन फॉर शॉर्टफॉल, की क्यों कंपनी उसको अप्लाई नहीं करे, उसका रीजन क्या है। आफ्टर दैट आफ्टर दैट किस CSR एक्टिविटी में लगाए हैं, कि मैंने अपने ही एनजीओ में तो नहीं लगा दिया है, और फिर कोई प्रोविजन बनाया था, मतलब मैंने कोई एस्टिमेट बना रखा था कि इतना मैंने CSR में लगाना है, तो उतना ही मैंने उसमें डाइवेस्ट किया हो। क्रिप्टो में अगर डील करती है कंपनी, तो कैसे डिस्क्लोज करोगे, कितना प्रॉफिट लॉस अभी चल रहा है कंपनी का, और फिर अमाउंट ऑफ करेंसी कौन सी बिटकॉइन है, ठीक है, लीथरियम है, जो भी होता है, हाँ, और फिर डिपॉजिट क्या पैसा हमने किसी एडवांस लेके फिर फर्दर लगाए हैं, तो ऐसा है तो वो भी डिस्क्लोज हो जाना चाहिए। फिर सेल को हमने, अब प्रॉफिट एंड लॉस के कैप्शंस हमारे बेहद आसान है। सेल को हम कैसे वेरीफाई करना है, हमें इंश्योर करना है कि सेल ओवर स्टेटेड ना हो, मतलब सेल ज्यादा ना दिखा रखी है। उसके लिए हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहला हम देखेंगे कि कहीं एक सेल इनवॉइस 2 बार रिकॉर्ड तो नहीं कर दिया। कुछ इनवॉइस को टेस्ट चेक कर लेंगे हम, कस्टमर से कंफर्मेशन ले लेंगे कि आपको गुड्स मिले हैं या नहीं मिले हैं। शिपमेंट हो जाने चाहिए, मतलब गुड्स जो मैंने सेल किए वो चले जाने चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि कोई रेवेन्यू है जो अनअर्नड है और मैंने उसको क्या रिकॉर्ड कर लिया हो, अर्नड। और सर्टेनिटी होनी चाहिए जब भी रिकॉर्ड किया हो, अनसर्टेन है तो रिकॉर्ड नहीं करना। और और कस्टमर की ऑब्लिगेशन और कंटीजेंट ऑन अदर एक्शंस, मतलब ऐसा है कि कस्टमर की जो ऑब्लिगेशन है पे करने की, वो किसी और के ऊपर डिपेंड करती है क्या। जैसे मान लो मैंने आपको गुड्स बेचे, आप किसी और को बेचोगे तो पैसा आएगा तो आप मुझे दोगे, ऐसा कुछ है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सेल इनवॉइस सीक्वेंस में होने चाहिए। जर्नल एंट्री देख लेंगे, सेल टू रिटर्न रेशियो देख लेंगे, सेल रिटर्न सेल इनवॉइस से मैच करके देख लेंगे कितना माल जा रहा है और कितना माल वापस आ रहा है, सेल रिटर्न हो रहा है। कंप्लीटनेस में कट ऑफ एरर, ओके, क्रेडिट नोट इशू किए हैं क्या, शिपिंग डॉक्यूमेंट, क्वांटिटी और GST रिटर्न्स हम देख लेंगे, मैच होने चाहिए। मतलब आर्टिकलशिप में जो आप करते हो तो उसमें वही तो आता है कि सबसे पहले सेल इनवॉइसेस हमारे देंगे, अकाउंटिंग डाटा वर्सेस GST डाटा दोनों मैच होना चाहिए। मेजरमेंट, इंड एस या AS9 रेवेन्यू रिकग्निशन जो आप बोलते हो, फिर फॉरेन है एक्सपोर्ट है तो AS11, और RP है तो आर्म लेंथ प्राइस। डिस्क्लोजर कुछ नहीं याद करना है इसमें, प्रोडक्ट का अलग, सर्विसेज का अलग, रेवेन्यू का अलग। अब अदर अदर इनकम में देखो क्या क्या हमारा आएगा, यहाँ पर देखो एक बार, अगर मुझे इंटरेस्ट वेरीफाई करना है, अगर मुझे डिविडेंड वेरीफाई करना है, या मुझे गेन और लॉस वेरीफाई करना है। इंटरेस्ट वेरीफाई करना तो FD की लिस्ट हम ले लेंगे, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लेंगे रिकम्प्यूट करके कितना ब्याज आ रहा है या नहीं आ रहा है, और ईयर एंड में बैंक की कंफर्मेशन ले लेंगे, या फॉर्म 26 AS देख लेंगे। डू फॉर्म 26 AS, इनकम टैक्स पोर्टल पे आर्टिकलशिप कर रखे हो तो पता होगा आपको। फिर डिविडेंड, डिविडेंड में कोई P&L में देख लेंगे हम, और उनकी जो स्टेटमेंट आती है, जो जीरोधा की स्टेटमेंट आती है, म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट जो आती है वो भी देख लेंगे हम। गेन और लॉस, मतलब किसी भी चीज पे, एसेट्स पे गेन लॉस हमने जब भी बुक किया हो जब उसकी टाइटल ट्रांसफर हो चुका हो, बस उसके लिए म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट भी ले सकते हैं, मैंने इन्वेस्टमेंट कोई सेल की है तो। डिस्क्लोजर, यहाँ पे आओ एक बार, अगर मान लो कंपनी के पास अनडिस्क्लोज इनकम, पता है क्या होता है अनडिस्क्लोज इनकम, जो पिछले साल में डिस्क्लोज नहीं करी, तो क्या इस साल कर दी है, हाँ कर दी है, ओके। तो ये हमें डिस्क्लोज नोट्स में भी करना पड़ेगा कितनी इनकम हमने इस बार ITR में डाल दी है। बट अगर वो एग्जेम्प्ट है तो डिस्क्लोज करने की नीड नहीं है। क्लियर एवरीवन। परचेज कुछ भी नहीं है, वहां पे गुड आउटवर्ड था, यहाँ पे गुड रिसिप्ट नोट अप्रूव्ड होनी चाहिए। परचेज स्टॉक रिकॉर्ड आया है तो अपडेट हो जाना चाहिए। परचेज इनवॉइस चेक करना है, ओरिजिनल हमारे पास होना चाहिए, और फिक्टिशियस वेंडर्स नहीं होने चाहिए। इनपुट टैक्स कंपोनेंट हम देख लेंगे, RP के ट्रांजेक्शन हम देख लेंगे, जर्नल एंट्रीज भी हम देख लेंगे। मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि वैल्यूएशन कैसे होगी परचेज की, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कंजम्पशन एनालिसिस, कंपोजिशन एनालिसिस, रेशियोज एंड क्वांटिटेटिव रिकंसिलिएशन आया हुआ है MTP में, ठीक है। कि अगर हमें AP लगाना है फॉर द वैल्यूएशन या मेजरमेंट ऑफ द परचेज, कैसे हम करेंगे, कंपोजिशन एनालिसिस, कंजम्पशन एनालिसिस,
रेशियोज एंड रिकंसिलिएशन बताने की नीड है इनके बारे में। फिर कट ऑफ देख लेंगे हम कि सही पीरियड की परचेज सही पीरियड में रिकॉर्ड हो रखी हो। फिर गुड इन ट्रांजिट अगर रास्ते में तो वो भी हम देख लेंगे। और डब्ल्यू आर लिंक मैनेजमेंट से कि उन्होंने परचेज सही से रिकॉर्ड कर रखी है। सिर्फ रीड कर लेना इनको ना। डिस्क्लोजर कितनी परचेज है, इन्वेंट्री कितनी है, आरपी के साथ कितना, वो अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये आपको करना है सेल्फ। क्यों करना है सर? इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, मतलब सैलरी का मुझे वेरिफिकेशन है। सैलरी में क्या होता है, सैलरी रजिस्टर चेक कर लेंगे, एम्प्लॉय से पूछ लेंगे, टीडीएस कटा नहीं कटा वो देख लेंगे, रीजनेबलनेस देख लेंगे, अपॉइंटमेंट लेटर देख लेंगे, फुल एंड फाइनल देख लेंगे, और उनसे मिलने की कोशिश भी कर सकते हैं। फिर डिस्क्लोजर में पीएफ, वेलफेयर एक्सपेंस और सैलरी ये अलग अलग आ जाएगा, ये भी सेल्फ करना है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में क्या था, प्रोसेस चेक करेंगे। ये ना याद नहीं करना, अपने तो समझाने हैं, ठीक है ना सब लोगों को। मेथड, रेट, एसेट, पीरियड, रीजनेबलनेस, ओके, एंड रिवैल्यूड अमाउंट पे अगर डेप्रिसिएशन कटा है तो कहाँ किससे सेट ऑफ होता है वो, बताओ। हाँ, रिवैल्यूएशन अमाउंट पे, मतलब जो रिवैल्यूएशन पार्ट है एसेट का किससे सेट ऑफ होता है, वो होता है रिवैल्यूएशन रिजर्व से सेट ऑफ होता है। वैसे मान लो 1 लाख की एसेट थी, हाँ एंट्री आती है ना, आर अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ऐसा कुछ एंट्री आती है। एपी हम देख लेंगे लगा के कितना रीजनेबल नहीं, यूजुअल लाइफ चेक कर लेंगे, बस डिस्क्लोजर ये सारी चीज करनी है। फिर अदर पॉइंट्स में क्या क्या आएगा, अदर पॉइंट में 4 चीजें आएंगी हमारी। जनरल एक्सपेंस हम कैसे वेरीफाई करेंगे, रेंट कैसे वेरीफाई करेंगे, पावर फ्यूल कैसे वेरीफाई करेंगे, इंश्योरेंस कैसे वेरीफाई करेंगे, लीगल एक्सपेंस ट्रैवल रिपेयर कैसे करेंगे, और डिस्क्लोजर हम कैसे करेंगे। फटाफट देखते हैं इसको। जनरल में क्या इंश्योर करना है कि जितने भी हमारा एक्सपेंस है वो करंट पीरियड के होने चाहिए, और पीएनएल में सिर्फ वही एक्सपेंडिचर आएंगे जो रेवेन्यू हो, कैपिटल वाले ना आए हो। हर एक एक्सपेंस का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, करेक्ट हेड में जाना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए, पर्सनल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक्सपेंस शेड्यूल देख लेंगे, पूरे 12 महीने का होना चाहिए, एक्सक्लेशन क्लोज होना चाहिए, और नाम एंटिटी के नाम पर होना चाहिए। पावर एंड फ्यूल एक्सपेंस शेड्यूल, मंथ वाइज समरी, यूनिट कंज्यूम, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूनिट कंज्यूम हुई है, 12 महीने तक का हम देख लेंगे। इंश्योरेंस, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी देख लेंगे, कंपनी के नाम पर होनी चाहिए। लीगल प्रोफेशनल, मतलब किसी लॉयर को हम फीस दे रहे हैं तो कैसे करेंगे, मंथ वाइज है कंसल्टेंट वाइज, मंथ वाइज मतलब होता है कि मंथली कंसल्टेंसी आप मुझे देना। रिटेनरशिप देख लेंगे, कितने साल तक रिटेनरशिप एग्रीमेंट, कितने साल तक आप मुझे कंसल्टेंसी सर्विसेज दोगे। फिर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब है जो कभी कभार होते हैं, तो वो हमें ध्यान से चेक करने पड़ेंगे विदाउट द स्कोप ऑफ सब्जेक्टिविटी। और प्रोविजन बना रखा है तो उससे सेट ऑफ वो हो गया हो। ट्रेवल रीजनेबल होने चाहिए, अमाउंट सैंपल से देख लेंगे, और एक्सपेंस पर यूनिट भी हम देख लेंगे, प्रोड्यूस, और ये सारे एक्सपेंस हमें डिस्क्लोज भी करने पड़ेंगे। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर नंबर 5। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रहा, आई नो दैट, वो जानबूझ के मैंने करवाया क्योंकि जजमेंटल चैप्टर है। एक प्रो टिप आपको मैं देता हूं इसमें ना, अगर मान लो कोई ऐसा पार्ट आ जाता है जो आपको नहीं आता या याद भी नहीं आ रहा, तो आपको रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना, आपको याद करने की कोशिश भी नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपनी जजमेंट लगानी है। अगर आप अपनी जजमेंट लगा के इस चैप्टर के आंसर अटेम्प्ट करके आओगे ना, तो 99% चांस है कि आपके वो ठीक होंगे, समझे। तो इसलिए अपना जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो चैप्टर के लिए ब्रॉड करना। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5। मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू सून।